अरे बाबूराव जी। हाँ हाँ, कहाँ पे आप? आ गया। अरे बताइए। अरे आपके जन्म से पहले आपके माँ बाप ने पहले गर्भ संस्कार कराया था? नहीं, क्यों? इसलिए आप ऐसे हो। हुजूर आला, पहले अपनी शख्सियत को आईने में देखिए। जब ये पैदा हुए तो डॉक्टर ने कहा इनसे अच्छा आप गलतफहमी पाल लेते। अरे यार, इतनी हमारी बेइज्जती कर दी आपने। जो जिसके लायक है उसे वह मिलता है। छोड़िए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी हाँ, हम आपको गर्भ संस्कार के विषय पे कुछ ज्यादा ध्यान पिलाते हैं, वो सुनिए। नहीं यार, अभी- पिलाना मत, सुनाना। ठीक है, सुन लीजिए। हाँ अभी जबलपुर के हमारे मित्र, जो जबलपुर संस्कार की राजधानी है, हाँ, वो बराबर। वो अपनी एक नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हाँ, गर्भ संस्कार जबलपुर से। साक्षी मैं समय एक समय था, एक युग था, जब मानव चेतना उन्नति के शिखर पर थी, क्योंकि गर्भ से लेकर मृत्यु तक इंसान की चेतना के उत्थान हेतु मानव समाज सतर्क एवं सजग था। ऋषि आध्यात्मिक वैज्ञानिक तकनीक पुंसवन के जरिए गर्भ से नवजात शिशु का शिक्षण प्रारंभ कर देते थे। माँ प्रथम गुरु, पिता द्वितीय गुरु और कुल गुरु तृतीय गुरु की भूमिका निभाते हुए मनचाहा जीव चेतना गढ़ देते थे। समय बदला, ऋषि परंपराएं कहीं पीछे छूटे, फिर अनगढ़ जीव चेतना जन्म लेने लगे। अनगढ़ संतान बड़ी होकर अनगढ़ अस्त व्यस्त हुई और विकृत चेतना ने विकृत समाज गढ़ दिया। भगवान का वादा है, जब जब धर्म की हानि होगी उसके पुनरुद्धार के लिए जन्म लेकर धर्म स्थापना करेंगे। इस बार प्रज्ञा अवतार के रूप में, युग ऋषि रूप में यह जिम्मेदारी निभाई। आइए देखते हैं कि पुनः गर्भ से ही शिक्षण कैसे प्रारंभ हो रहा है। एक साधिका गर्भ में कैसे शिक्षण प्रारंभ करेगी? रश्मि सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल थी, साथ ही गायत्री परिवार से जुड़ी थी, नियमित साधना करती थी और शादी के बाद भी उसका साधना क्रम यूं ही जारी रहा। और जब वो गर्भवती हुई तो 3.5 महीने के बाद गोद भराई रस्म की बात शुरू हुई। भाई लिस्ट तो पूरी तैयार हो गई है, तो एक बार चेक कर लें कि किसी का नाम तो नहीं छूट गया है। मेरे तो सारे हो गए। अच्छा, आप लोगों के अगर छूट गए हो तो आप लोग चेक कर लीजिए एक बार। नहीं देख लिया ना आपने भी। तो रश्मि बेटा, अपन गोद भराई की रस्म अगले हफ्ते रख लेते हैं। क्यों नहीं, बिल्कुल। भाभी, आप भी अपने फ्रेंड्स को बुला लीजिए ना। हाँ बिल्कुल, मैंने अपनी लिस्ट पूरी तैयार कर ली। अच्छा, परंतु इस प्रोग्राम में मेरे 2 तरह के मित्र आएंगे, एक सांसारिक मित्र, दूसरे आध्यात्मिक मित्र। आध्यात्मिक मित्र एक साइंटिफिक स्पिरिचुअल वे में मेरे गर्भस्थ शिशु के माइंड की प्रोग्रामिंग करेंगे, जिसे पुंसवन संस्कार कहते हैं। रश्मि, ये गोद भराई की रस्म तो सुनी थी, ये पुंसवन संस्कार क्या होता है? पुंसवन संस्कार एक तरह का आध्यात्मिक टीका है, जो गर्भस्थ शिशु के मानसिक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए लगाया जाता है। हमारी आधुनिक चिकित्सा पद्धति में बच्चे की शारीरिक ग्रोथ के लिए तो बहुत सारी चेक करने के लिए बहुत सारे मेथड हैं, जैसे अल्ट्रासोनोग्राफी, फीटल हार्ट चेक करना, वजन चेक करना, परंतु
बच्चे के मानसिक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य को चेक करने की कोई तकनीक नहीं है। जैसे जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो बच्चे की शारीरिक ग्रोथ के लिए डॉक्टर आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन बहुत सारी चीज़ें देते हैं, टिटनेस का इंजेक्शन लगाते हैं, परंतु मन बुद्धि संस्कार के लिए शायद कुछ भी नहीं। भाभी, ये पुंसवन संस्कार किस माह में करवाना चाहिए? जैसा कि मैंने अखंड ज्योति में पढ़ा है कि पुंसवन संस्कार जितना प्रेगनेंसी के कंफर्म होने के तुरंत बाद, जैसे ही सुनिश्चित हो जाए गर्भ, उसके तुरंत बाद करवाना चाहिए। जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा है। मुझे लगता है कि हमारे जो ऋषि मुनि थे वो साइंटिस्ट थे और वो शायद जानते थे कि गर्भावस्था के दौरान बच्चे के मानसिक मस्तिष्क का जो ग्रोथ है वो सबसे ज़्यादा तेज गति से होता है, स्पेशली तीसरे से छठवें महीने के बीच में। और उस समय बच्चे का अवचेतन मन जागृत होने के कारण उसमें ग्रहण करने की शक्ति भी कई गुना बढ़ जाती है। शायद इसी कारण से इस संस्कार को इस दौरान कराने का महत्व है। रश्मि, ये संस्कार पुराने समय में भी किया जाता था? हाँ, क्यों नहीं। हमारे शास्त्रों में सब कुछ वर्णित है। हमारे शास्त्रों में वर्णित 16 संस्कारों में, जो कि सृजन से विसर्जन तक वर्णित, मनुष्य के सृजन से विसर्जन तक वर्णित है, उसमें पुंसवन गर्भ संस्कार प्रथम संस्कार है और सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है, क्योंकि इस समय जो गर्भस्थ शिशु होता है उसका जो मन होता है, उसका जो चित्त होता है, वो एक टेप रिकॉर्डर की भांति हो जाता है और उसको जो भी शिक्षण, जो भी संस्कार दिए जाते हैं, जो शिक्षण दिया जाता है, उसको वो परमानेंट मेमोरी में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड कर लेता है, यानी अपने संस्कार बना लेता है। इस समय कोई भी चीज़ सिखाना बहुत आसान होता है और इन चीज़ों को, परंतु क्या हमारे जो, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो शास्त्रों में वर्णित जो संस्कार हैं, इन्हीं के शिक्षण के कारण हमारे देश में मनीषी, राजनीतिक, दार्शनिक, ब्रह्म ऋषि, महर्षि पैदा हुआ करते थे और हमारा जो देश था वो स्वर्ग कहलाता था और यहाँ रहने वाले लोग देवता कहलाते थे। परंतु कई शताब्दियों की गुलामी और पिछली 2 शताब्दी के पाश्चात्य प्रभाव के कारण हमारी ये संस्कार परंपरा संकुचित हो गई है या पुस्तकों तक सीमित रह गई है। परंतु युग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य ने इस संस्कृति को पुनर्जीवित किया है। अब तो डॉक्टर भी तो उसको प्रमाणित कर चुके हैं। मुझे लगता है, जैसे मैंने अखंड ज्योति में पढ़ा है, युग साहित्य में पढ़ा है और इंटरनेट में देखा है कि कोई भी गर्भवती स्त्री यदि अच्छी तरह युग साहित्य को पढ़े, गर्भ संस्कार के सूत्रों को धारण करे, तो वो जरूर ही एक दिव्य संतान को जन्म दे सकती है। मैं भी अपने गर्भस्थ शिशु का पुंसवन संस्कार कराऊंगी। मेरा शिशु मेरी आंखों से देखेगा, मेरे कानों से सुनेगा, मेरे चिंतन से उसका चिंतन डेवलप होगा। परंतु ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी में मुझे आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। रश्मि बेटा, पुंसवन संस्कार के बारे में सुन के तो बहुत अच्छा लगा। हम भी ये सब संस्कार करवाएंगे, क्यों भाई, है ना? हाँ। हम सब तुम्हारे साथ हैं। भाभी, मैं भी अपने बच्चे के टाइम पे पुंसवन संस्कार करवाऊंगी। हाँ। जरूर करवाएंगे, जरूर करवाएंगे। तुम लोग बैठे क्यों? पुंसवन संस्कार की तैयारी में लगो, इतना सारे काम है। आप भी आइए। बैठे हो बस।
में गर्भस्थ बच्चे के मानसिक विकास हेतु युग ऋषियों के सूत्र बताए हैं और व्यायाम बताया है, उसका प्रयोग नियमित रूप से करना। और हाँ, बच्चे के गर्भस्थ के शारीरिक विकास हेतु ये युग साहित्य सेट। धन्यवाद, शुक्रिया। ये क्या है रश्मि? ये बच्चे के मानसिक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए आहार है, युग साहित्य है। ये आओ बढ़े संस्कारवान पीढ़ी भाग 1 और भाग 2, और हमारी पीढ़ी और उसका भविष्य, हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण। ये धन्यवाद रश्मि। बच्चे के चरित्र को, उसके मानसिक आध्यात्मिक विकास को करने में ये पुस्तकें, इसमें दिया हुआ ज्ञान आपको सहायक होगा। आप ये पढ़ें और दूसरों को भी बांटें। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि। हम सभी मित्र ये संकल्प लेते हैं कि हम भी श्रेष्ठ संतानों को गढ़ने के लिए प्रयास करेंगे और अपने अपने घरों में प्रत्येक गर्भिणी को इस संस्कार के लिए प्रेरित करेंगे और भारत की आने वाली पीढ़ी सुसंस्कारी और श्रेष्ठ हो, ये सुनिश्चित करेंगे। जब माता ही हो अज्ञान, कैसे संगम के भले हैं महान, हम सबने ये ठाना है, पुंसवन संस्कार अपनाना है, घर पुंसवन का हो सम्मान, अभिमन्यु सी हो संतान। आप भी अपनाएं, दूसरों को सुझाएं, पुंसवन संस्कार करें और कराएं, आप भी अपनाएं और दूसरों को सुझाएं। पुंसवन संस्कार करें और कराएं। दोस्तों, चाहे हम जिंदगी के किसी भी मोड़ पर हो या किसी भी पड़ाव पर हो, आखिर जिंदगी क्या है? लाइफ इज अ जर्नी बिटवीन बी एंड डी, और B for birth, D for death। और दोनों ना जन्म और ना मृत्यु हमारे कंट्रोल में है। लेकिन देव, B और D के बीच में C, और C हमारे नियंत्रण में, कंट्रोल है, और वो है चॉइस। हाउ वी वांट टू लिव आवर लाइफ, हम अपनी जिंदगी कैसे जीना चाहते हैं। वेल सेड सर। इधर जाओ या इधर जाओ, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। कौन सी लाइफ अच्छी है, ये लाइफ अच्छी है या ये लाइफ अच्छी है? तो बात करते, अरे तुम कहाँ बैठ गया? ये सब बकवास है, मैं मजा एंजॉय कर। इस अव्यवस्थित जीवन शैली और लेट नाइट पार्टी से सुधीर मेरी हेल्थ पूरी बर्बाद कर दी। अरे स्वास्थ्य के साथ साथ मैं अपने पारिवारिक जीवन को भी बर्बाद कर दिया। हेल्थ, पारिवारिक लाइफ के साथ साथ मैंने अपना करियर ही बर्बाद कर दिया। मेरी प्रोफेशनल लाइफ ही खराब हो गई। हाँ, हम पहले इतने एनर्जेटिक भी नहीं रहे, हमारी कार्य करने की क्षमता भी कम हो चुकी है। We need some solution, सुधीर। Yeah, we need some solution। वो सॉल्यूशन हमें कहाँ मिलेगा? Give me some sunshine, give me
समस्याओं का सॉल्यूशन है। होलिस्टिक हेल्थ से हम हमारी पारिवारिक जिंदगी एवं व्यावसायिक जिंदगी में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने होलिस्टिक हेल्थ के लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स दिए हैं। तो भाई साहब वो वैज्ञानिक सूत्र क्या है? योग, योग और योग। योगा? अरे आजकल का तो फैशन है योगा। अरे योगा, योगा तो मैं यूं ही कर लेता हूँ, देखिए मुझे। 7% देखा कितनी आसानी से कर लिया मैंने। अरे देखिए हम तो और इससे भी अच्छे कर लेते हैं। देखा हम सब कितने अच्छे से योगा कर लेते हैं, परंतु तो भी हम परेशान हैं। बेटा ये इसीलिए क्योंकि ये पाश्चात्य देशों का दिया हुआ मॉडिफाइड वर्जन योगा है, ना कि हमारे ऋषियों का दिया हुआ योग। करेक्ट। अगर शरीर को साधने का नाम भी योग होता तो बड़े बड़े एथलीट, जिम्नास्ट, बड़े बड़े डांसर, बड़े बड़े योगी होते, उनकी जिंदगी परिपूर्ण होती। पर क्या है, सिर्फ आसन प्राणायाम पूर्ण योग नहीं, यह एक योग का अंश है। हमारे योगेश्वर श्री कृष्ण ने भगवत गीता में भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग का विज्ञान दिया है। भक्ति योग भावनाओं की शिखरता, ज्ञान योग शुद्ध विचारों की शिखरता, कर्म योग कर्मों की शिखरता का विज्ञान दिया है। अरे वाह, कितनी अच्छी बात है। तो आज के युवा हम इसे कैसे समझे? हम सब युवाओं को सिर्फ इतना समझ लेना चाहिए कि व्यक्तित्व का संतुलन ही पूर्ण योग है। योग, योग मन को शांत रखने का विज्ञान है। योग चित्त के शुद्धि का विज्ञान है। हमारे ऋषियों ने तो योग को अध्यात्म का शिखर कहा है। वेद मूर्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने इसे जीवन देवता के साधना के रूप में प्रस्तुत किया है। भावनाएं, विचारनाएं, क्रियाकलाप, इन तीनों को पुरस्कृत करने को योग कहा है। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट रिफाइनमेंट ऑफ इमोशन, थॉट्स एंड एक्शन. These are the three aspects of human existence. Let's refine them. This is the need of present era.
हमारा गौरवशाली इतिहास। वो प्रतीक अहिंसा के थे, खुद का दीपक बनना सिखलाते थे। राष्ट्र समर्पण के प्रतीक रूप में वीर शिवाजी आते थे। युवा जागरण करने को विवेकानंद ने था आह्वान किया। युग ऋषि ने विचार क्रांति करके जग की पीड़ा का हरण किया। वाह, हमारे भारत देश का इतिहास कितना गौरवशाली है। पर आज के क्या हाल हैं, जरा देखता हूं। नमस्कार, मैं दहशत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं क्रांति टीवी में। मैं हाजिर हूं कुछ सनसनी के साथ। मार्केट में हुआ नया ईफोन लॉन्च, युवाओं में पड़ी उसे पाने की होड़। जहरीली शराब पीने से 10 विद्यार्थियों की मौत। देश के रक्षक फिर बने भक्षक। युवा नेता के घर मिला 5,000 करोड़ रुपए का काला धन। दहेज के लालच में एक युवा ने अपनी पत्नी को जिंदा जलाया। 10 रुपए के लिए युवा ने अपने मित्र को चाकू से मारा। इसी के साथ समाचार बुलेटिन का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। घबराओ मत, मैं तुम्हारी अंतरात्मा हूं। मैं और तुम एक ही हैं। तुम संशय की गहन निद्रा में हो, इसलिए तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे। बाहर देखो, एक स्वर्णिम सवेरा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यौवन अपने चरम पर है और इस परिवर्तन के काल में तुम अनजान बनकर सो रहे हो। हाँ, मैं सो रहा हूं क्योंकि मैं थक गया हूं, हार गया हूं इन सभी परेशानियों से और इन सभी पाप चक्र से जो मेरे आसपास घटित हो रहा है। मनुष्य भगवान की बनाई इस सुंदर सृष्टि के साथ ही अपने शरीर को भी नष्ट और बर्बाद करने पर तुला हुआ है। चारों ओर नकारात्मकता ही नकारात्मकता है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर मैं सो ही रहा हूं तो क्या गलत है? तुम्हारी व्यथा बिल्कुल सही है। परिस्थितियों को जानना अच्छी बात है, पर उनसे डरकर भागने की बजाय उनका सामना करना सच्चे पौरुष की निशानी है। ये सारी बातें कहने और सुनने में अच्छी लगती हैं, वास्तविकता में नहीं। आज अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती ही जा रही है। एक तरफ तो लोगों के पास खाना खाने को नहीं है और दूसरी तरफ लोग खाने को बर्बाद करने से पहले सोचते तक नहीं है। बापू बापू, भूख लगी, खाने में कुछ है क्या? मेरे प्यारे बेटे को भूख लगी है। हाँ, बहुत तेज भूख लगी है। बेटा, अभी तेरा भाई मजदूरी पर गया है। जब वो लौटकर कुछ लेकर आएगा तो हम लोग मिल बांट कर खा लेंगे। हाँ ठीक है, पर आपको बहुत खांसी आ रही है, दवाई क्यों नहीं ले लेते? बेटा, हम गरीबों को खाने के लिए रोटी भी नहीं है, तो नसीब में दवाई कहाँ? मम्मी, मैं आ गया। बेटा, टेबल पर खाना रखा है, तू हाथ मुंह धो के खा ले। अरे पहले देख तो लू बना क्या है। क्या वही रोज का मटर पनीर, वही पालक सब्जी मैं नहीं खा रहा है। आई वांट सम पेपरोनी, पिज्जा, सैंडविचेस, ये सब नहीं खाना मुझे। आखिर ऐसी परिस्थिति में मैं हताश क्यों ना हूं? यहां जिसके पास पैसा है सिर्फ वही सुखी है, और जो गरीब है वह कीड़े मकोड़े से भी बदतर जिंदगी जीने को मजबूर है। माना आज गरीबी और अमीरी के बीच का अंतर बढ़ता चला जा रहा है, पर क्या तुमने इस परेशानी के समाधान के बारे में कभी सोचा है? आज का भौतिकवादी मनुष्य मौलिक रूप से लालची बन गया है। उसे बचपन से ही चीजों को इकट्ठा करना सिखा दिया जाता है। पर सोचो, हम उतना ही अपने पास रखें जितने की हमें आवश्यकता है, तो यह परेशानी खुद ब खुद दूर हो जाएगी। हाँ, तुम ठीक कहते हो। मैंने ऐसा पढ़ा है कि एक समय गुरुकुल की शिक्षा खुद में इतनी पूर्ण हुआ करती थी
कि वह विद्यार्थी को जीवन जीने की कला सिखा देती थी, पर आज की है सो कॉल्ड एजुकेशन सोच को संकीर्ण बनाने का कार्य करती है। आज का विद्यार्थी केवल नंबर के पीछे भाग रहा है, पर जब उसे मन मुताबिक अंक नहीं मिलते हैं तो वो पढ़ाई में मन लगाने की बजाय इसे अपनी हार मानकर देखो क्या रास्ता चुनता है। हाय ब्रो। हाय, कैसा है? सब बढ़िया। और कॉलेज से कब आया? बस भैया कल ही आया हूँ। और पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? सब झक्कास। और बता, कैसे आना हुआ? भाई मुझे कुछ जानकारियाँ चाहिए थी। हाँ हाँ, पूछो। आपने पिछली बार यूपीएससी का एग्जाम दिया था? हाँ, दिया था। मैं भी यूपीएससी का एग्जाम देना चाहता हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल दे दो। मैंने सुना है आपने 12th में स्टेट लेवल टॉप किया था और यूनिवर्सिटी में आपको 2 गोल्ड मेडल भी मिले थे। भैया मैं तो आप ही की तरह बनना चाहता हूँ, लेकिन मुझे टेंशन इस बात की है कि मैं तैयारी किस तरह करूँ। छोटू, ऐसा है ना, पढ़ाई तो होती रहती है। पढ़ाई के लिए चाहिए कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन बढ़ाने का तरीका है मेरे पास। ये लो। नहीं भैया, सिगरेट विगरेट मैं नहीं पीता, ये मुझसे ना हो पाएगा। क्या छोटे बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? तुम बड़े हो गए हो, कॉलेज में आ गए हो। वैसे भी तुम यूपीएससी में फर्स्ट टाइमर हो। फेलियर सब सिखा देती है। ये लो, मारो। और मैं भी कौन सा माँ के पेट से पीता हुआ पैदा हुआ था? अरे सोच क्या रहे हो? मारो मारो। कुछ समय बाद। भैया आपने यूपीएससी का रिजल्ट चेक किया? मेरा सिलेक्शन तो हो नहीं पाया, और आपका? छोटू, ऐसा है ना, सिलेक्शन तो मेरा भी नहीं हुआ, लेकिन टेंशन वाली कोई बात नहीं है। इसका भी जुगाड़ है मेरे पास। 1-2 बोतल मारो, सब ठीक हो जाएगा। भैया बोतल? शायद आप ठीक ही कह रहे हैं, लेकिन शुरुआत तो आप ही के पैसों से होगी। अरे कैसी बातें कर रहा है पैसों की? तू भाई है अपना, चल यार। देखा तुमने? तुम्हें लगता है ऐसा युवा देश को नई दिशा देगा जो खुद तो अपनी राह नहीं पहचान पा रहा है? यह सच है कि आज चारों तरफ केवल भटकाव है, पर शायद तुमने यह दृश्य ध्यान से नहीं देखा। उस विद्यार्थी के भीतर छुपी प्रतिभा आज भी मरी नहीं है, बस भटक गई है, क्योंकि उसने समाधान को भीतर नहीं बाहर ढूंढा। उसने अपने मस्तिष्क की शांति के लिए नशे को चुना, बल्कि जिसका विकल्प साधना स्वाध्याय भी हो सकते थे। समाधान आपके अंदर ही है, जरूरत है उसे पहचानने की। ठीक कहा। ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य को महानता के शिखर पर स्थापित करने में उसकी जीवनचर्या का अतुल्य योगदान होता है। ये बातें तो हम सभी को पता हैं, पर क्या ये हमारे जीवन में भी उतरती हैं? नहीं, हम जीवन यापन तो कर रहे हैं, पर केवल बेफिक्री में। आज के समय में लाइफ केवल स्टाइल तक ही सीमित रह गई है। अगर नकारात्मकता है तो उसके सामने सकारात्मकता भी है। ऐसे कई संस्थान हैं जो आज भी ऐसे युवा गढ़ रहे हैं जो अपने जीवन को हर पल उत्कृष्टता के मार्ग पर अग्रसर करने को संकल्पित हैं। सुबह 5 बजे। कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। दिन की शुरुआत आत्मबोध की साधना से। सुबह 6 बजे। सुबह 7 बजे।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम। सुबह 9 बजे। ओह मैन, इतने सारे मैसेजेस। थैंक गॉड ये बज गया, नहीं तो मैं उठता भी नहीं। सुबह 11 बजे। हेलो। हाँ, अरे यार मैं सोच रहा हूँ नहाऊं कि ना नहाऊं। अरे यार इतनी ठंड, परसों ही नहा था यार। तूने नहाया? भाई रोज रोज कौन नहाता है यार। चल देखता हूँ मैं, बाय। दोपहर 2 बजे। आ से अनार, आ से आम, ई से इमली। छोटों से प्यार करो व बड़ों का सम्मान करो। हाँ हेलो। 4 पिज्ज़ा और 4 बॉटल और 10 सैंडविचेस। हाँ डेट विल बी ओके। हाँ थैंक यू। शाम 6 बजे। हाय ब्रो, कैसा है? लेट्स पार्टी मैन यो। अरे उठाओ बॉटल यो मैन। रात 9 बजे। चलो सोने से पहले तत्वबोध की साधना कर लेता हूँ। रात 12 बजे। रात 2 बजे। समझे? समस्या हमारे दृष्टिकोण में है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हमारा जीवन उसी ओर गतिशील होता है जिस ओर हम उसे ले जाते हैं। मगर फिर भी अगर मैं बड़ी बड़ी बातों को नजरअंदाज कर दूं, तो भी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि कोई बेसिक चीजों में भी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता। हाँ, सुनने में यह बात अजीब जरूर लगती है, पर है तो ऐसा ही। खुद ही देख लो। क्या लजीज खाना था। मजा आ गया। देखा तुमने? इनको केवल स्वाद की पड़ी है, स्वच्छता की नहीं। रुको, वो क्या कहते हैं? पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ये देखो। खुला है, आ जाओ। सर, आपके लिए कोरियर आया है। अरे वाह, ये क्या है? इसमें तो सिर्फ कूड़ा कचरा भरा हुआ है। वही जो आपने कल सड़क पर गंदगी फैलाया था। ये क्या बदतमीजी है? ये कर्म फल का सिद्धांत है भैया। सब किया धरा अपने पास ही लौट कर आता है। देखा तुमने? हम जो कुछ भी करते हैं वह घूम फिर कर कई गुना होकर हमारे पास ही लौट आता है। वो कहते हैं ना, जो जैसा बोता है वो वैसा ही काटता है। ना जाने कितने ही ऐसे द्वंद्व मेरे मन को हर पल कचोटते रहते हैं, पर मैं ये सब समझ नहीं पा रहा हूं कि ये सब मेरे ही मन में क्यों उठ रहा है। आज जहां सबको सिर्फ अपने बारे में पड़ी है, वहां मैं ही क्यों पूरे संसार के दुख को लेकर परेशान हूं।
क्योंकि तुम युवा हो। मानव जीवन का वह पड़ाव जो असीम संभावनाओं से भरा है। यह द्वंद्व वह चुनौतियां हैं जिसे हल करना अनिवार्य है जीवन के मौलिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो डर मत, तो पहचान खुद को, तो युवा है। आज समाधान युवाओं को निहार रहा है। वस्तुतः अब देश का भविष्य युवाओं के हाथ में है। युवक जिधर चल पड़ेंगे, देश भी उधर ही चल पड़ेगा। युवा शक्ति ही राष्ट्र शक्ति बनकर राष्ट्र को उन्नति, समृद्धि और प्रगति के मार्ग पर ले जा सकती है। और आज शांति कुंज राष्ट्रव्यापी आंदोलन के रूप में युवा शक्ति को निखारने का साहसी कार्य कर रही है। देखो, देखो इन युवाओं को जो राष्ट्र को श्रेष्ठता, संप्रभुता और संपन्नता के शिखर पर पुनः स्थापित कर रहे हैं। युवाओं में राष्ट्रभक्ति का भाव जगाकर एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण करने के लिए संकल्पित हूं। स्वस्थ युवा, सशक्त राष्ट्र। मैं युवाओं को सच्ची विद्या देकर शालीन मनुष्य का निर्माण करने के लिए संकल्पित हूं। शालीन युवा, श्रेष्ठ राष्ट्र। मैं युवाओं को स्वावलंबन के लिए प्रेरित कर उनके व्यक्तित्व निर्माण, परिवार निर्माण और राष्ट्र निर्माण का कार्य कर संपन्न राष्ट्र के निर्माण के लिए संकल्पित हूँ। स्वावलंबी युवा, संपन्न राष्ट्र। मैं युवाओं में संवेदना एवं सेवा का भाव जगाकर सुखी राष्ट्र बनाने के लिए संकल्पित हूँ। सेवाभावी युवा, सुखी राष्ट्र। तो समझे तुम क्या होता है युवा होने का सच्चा अर्थ? युवा का मतलब इस बात से होता है कि आपके अंदर की उमंग अभी जिंदा है कि नहीं, आपके अंदर का उत्साह भी जिंदा है कि नहीं। युवा का मतलब वो जो पानी की तरह बहना जानता है। युवा का मतलब वो जो आग की तरह तपना जानता है। युवा का मतलब वो जिसका मस्तिष्क प्रखर और हृदय उदार। युवा का मतलब वो जो आगे बढ़े तो चट्टानों में रास्ता बना डाले। युवा का मतलब वो जो आगे बढ़े तो आसमानों में सुराख कर डाले। युवा का मतलब वो जो आगे बढ़े तो जमीन में डाले। युवा का मतलब है गति। युवा का मतलब है प्रवाह। युवा का मतलब है ऊर्जा। उठो उठो, कोई अंदर से पुकार रहा है। सृजन की वीणा की राग सुनो, सुनो सुनो, समय प्रभाती गा रहा है। चलो चलो, मनुष्यता पुकार रही है। बढ़ो बढ़ो, भारत माता अपनी विशाल बाहें फैलाए तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। देखो देखो, सविता की प्रखर स्वर्णिम रश्मियां तुम में ऊर्जा भरने तुम्हारी ओर दौड़ी चली आ रही हैं। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। विचार क्रांति अभियान सफल हो, सफल हो, सफल हो। धन्यवाद दोस्तों। मैं हूँ कचरासुर। मेरा साम्राज्य पूरी दुनिया में फैल चुका है। हर घर, गली, मोहल्ले, हर जगह फैल चुका हूँ मैं। हा 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 हा। अरे आप क्या कचरासुर है? हाँ हाँ, मैं ही हूँ कचरासुर। तू कौन है नन्हे बालिके? मैं तुम्हें नन्ही बालिका नजर आ रही हूँ। भारत माता हूँ मैं, भारत माता। भारत माता? भारत माता? तुम्हारे भारत माता होने से क्या फायदा जब मेरे सैनिक पूरी दुनिया में आतंक मचा रहे हैं। हा 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 हा। मैं नहीं मानती। नहीं मानती तो लो, खुद ही देख लो। डर गए ना? मैं हूँ डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया, और मैं होता हूँ गंदे पानी से। हिया हिया। हा 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 हा। मेरा नाम है अस्थमा और दमा और है खांसी। मैं होता हूँ फैक्ट्री के निकले हुए गंदे हवाओं से, और मैं कहीं भी हो सकता हूँ, किसी को भी हो सकता हूँ और कभी भी हो सकता हूँ। हा हा हा। तो देखा भारत माता, किस तरह मेरे सैनिक पूरी दुनिया में आतंक मचा रहे हैं। और यही नहीं, इसके लिए तो
मुझे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। मैं नहीं मानती। नहीं मानती तो लो खुद ही देख लो। अरे दीदी, ये कचरा यहाँ फेंक रही हो आप? क्या बराबर हुआ? में डस्टबिन है, उसमें डालिएगा। पहले से ही यहाँ इतना कूड़ा पड़ा हुआ है, मैंने थोड़ा सा डाल दिया तो क्या फर्क पड़ गया? नहीं दीदी, अगर आप अपने आप को बदल लें और हम सभी अपने आप पर नियंत्रण कर लें तो यहाँ पर फिर गंदगी होगी ही नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। बस 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 करो अपने लेक्चर, बहुत हो गई तुम्हारी शिक्षा। नहीं दीदी, अभी आप, मेरा काम था समझाने का आपको, और हम भी इस देश में रहते हैं और आप भी इस देश में रहती हैं। बहुत हुआ आपका भाषण, जाइए अब यहाँ से। आपकी कोई आवश्यकता नहीं, ना आपके भाषणों की कोई आवश्यकता है। हेलो मिसेस काकर, कहाँ से आ रही हो? मैं तो किटी पार्टी से आ रही हूँ। और तुम कहाँ से आ रही हो? अरे व्हाट अ कोइंसिडेंस, मैं भी किटी पार्टी से आ रही हूँ। वैसे ये जो ड्रेस है ये तुमने पिछले संडे ही पहनी थी ना? नो 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 नो, शायद तुम्हारी आंखों में प्रॉब्लम है, बिल्कुल तुम्हारे दिमाग की तरह। व्हाटएवर। वैसे लो लो खाओ, तुम्हें पता है मैं ये स्पेन से लेकर आई हूँ, बहुत यूनिक है। ओह दैट्स ग्रेट। वैसे इस बार समर वेकेशंस पे तुम गई कहाँ थी? मैं तो ऑस्ट्रेलिया गई थी। तुम्हें पता है वहाँ पे इतनी साफ सफाई थी ना, मैंने सोचा था कि वहीं सेटल हो जाऊँ, पर तुम्हें पता है ना मेरा भारत महान, तो फिर यहीं रहना पड़ा मुझे। हाँ यार, एकदम सही बोल रही हो, मैंने बहुत सुना है उसके बारे में। इनफैक्ट मैं गई भी हूँ, बहुत साफ सुथरी जगह है वो। वैसे तुम कहाँ गई थी? मैं ऑब्वियसली सी बात है, स्पेन से लेकर आई हूँ तो स्पेन ही गई होंगी ना। तुम्हें पता है वहाँ की चीज़ें इतनी अट्रैक्टफुल है, छोटी से छोटी चीज़ इतनी अट्रैक्ट करती है, और तुम वहाँ पर कहीं पे भी चले जाओ गंदगी का एक तिनका भी नहीं दिखाई देता। बहुत साफ सफाई है वहाँ पे। यहाँ पे कितनी गंदगी है। हाँ यार, अभी जितनी साफ सफाई की हम बातें कर रहे थे यहाँ पर उतनी गंदगी है। लेट्स गो फ्रॉम बाय बाय। तो देखा तुमने मेरा प्रभाव तुम्हारे जनमानस पे किस तरह पड़ चुका है। खुद ही कचरा फैलाते हैं और खुद ही स्वच्छता की बातें करते हैं। मैंने तो ये भी सुना है कि यहाँ की सरकारें स्वच्छ भारत अभियान चला रही हैं। अरे क्या स्वच्छ भारत अभियान चला रही हैं? स्वच्छ भारत अभियान के नाम पे ढोंग हो रहा है, ढोंग। मैं नहीं मानती, ऐसा नहीं। नहीं मानती तो चलो मैं इसकी भी एक झलक दिखाता हूँ। अरे यहाँ पर भी ना लोग रोज रोज कचरा कर देते हैं। सुबह से शाम तक झाड़ते रहो, कोई हेल्प भी नहीं करता है हमारी। अरे वाह, भारत में स्वच्छता अभियान चल रहा है तो थोड़ी मदद तो करनी चाहिए। एक सेल्फी तो बनती है। अगर मैंने इस सेल्फी को फेसबुक पे डाला तो बहुत सारे लाइक्स मिलेंगे। कैसे डालूं? एक्सक्यूज मी भैया जी, जरा झाड़ू मिलेगी? काहे दे अपना झाड़ू? अरे वो ना मेरे को सेल्फी क्लिक करनी है फेसबुक पे डालने के लिए। बस रहने दीजिए, कल भी एक मैडम आई थी और तुम्हारी सेल्फी के चक्कर में हमारी झाड़ू भी ले गई। अरे भैया, मैंने आपसे झाड़ू क्या मांग लिया, आपने तो भाषणों की लाइन ही खड़ी कर दी। देखिए बहन जी, अब महंगाई इतनी बढ़ गई है कि जो पहले 5 रुपए की झाड़ू आती थी अब वो 20 रुपए की हो गई है, और साथ में मेरी पगार है 50 रुपए, अब बचे 30 रुपए। अब 30 रुपए में मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा या फिर झाड़ू ही खरीदता रहूंगा? एक मिनट भैया, ये 30 रुपए में कर क्या लोगे? देखो बहन जी, जैसे बूंद बूंद से घड़ा बनता है और ईंट ईंट से बनती है अरे भैया दीवार। बस बहुत हो गया आपकी भाषण, जरा सेल्फी तो लेनी थी। अरे लाओ झाड़ू दो मेरी। हाँ, मुझे भी कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे झाड़ू की। स्टूपिड पीपल्स। देखो कैसे कैसे लोग हैं, झाड़ू की झाड़ू ले ली और ऊपर से गाली भी देते चले जाते हैं। इतनी उदास क्यों हो रही भारत माता? ये तो बस एक नमूना है
अभी तो इतनी सारी चीजें हो रही हैं। मैंने सुना है कि तुम्हारे भारतवासी गंगा को अपनी माँ बोलते हैं और उसी गंगा को भी अपवित्र कर रहे हैं। देखना चाहोगी? दिखाओ। लो तो खुद ही देख लो। अरे बहुत देर से हरिद्वार घूम रही हूँ, पूरा शहर देख लिया, बस गंगा जी नहाना बाकी रह गया है। चलो गंगा स्नान भी कर लेते हैं। अरे वाह, गंगा जी नहा के तो बहुत अच्छा लग रहा है, मन एकदम शांत हो गया, निर्मल हो गया है मेरा। अरे घर से कुछ ये सामान लेके आई थी पूजन सामग्री से, कहाँ फेंक दूँ, कहाँ फेंकूँ? ये हवन सामग्री है क्या? हाँ बहन जी, हवन सामग्री, पूजन सामग्री है। हवन सामग्री है तो गंगा जी में फेंक दो, पुण्य मिलेगा, पुण्य। अरे हाँ, मैं तो भूल गई, ये सारी सामग्री गंगा जी में फेंक देती हूँ, इससे पुण्य मिलेगा। जय गंगा मैया। तो देखा भारत माता मेरा आतंक, कैसे मैंने हर मनुष्य पे अपना प्रभाव छोड़ दिया है। मेरा। और यही नहीं, अभी तो और भी कारनामे देखने बाकी हैं। अभी तो गंगा का विलाप देखना भी बाकी है। जी हाँ, मैं हूँ गंगा, गंगा मैया, मोक्षदायिनी, पापों को हरने वाली, दयामयी, कष्ट निवारिणी। कहते हैं मेरे दर्शन मात्र से मानव को मुक्ति मिल जाती है। सदियों से प्रवाहित मेरी धाराएं भारत भूमि पर रहने वाले जनमानस को तृप्त करते हैं। कहते हैं मैं 125 करोड़ देशवासियों की आस्था, आराधना और ममता का प्रतीक हूँ मैं। पर अगर ऐसा ही होता तो मैं इतनी दूषित, मैली और अशुद्धियों भरी क्यों होती? मैं झरझर करती एक नदी गंगोत्री के मुख से निकली, चंचल चित चित मैं बहती प्यासों की सुधा बुझाती हूँ। पर मेरी काया कर दी मैली, हाय भाग्य का कैसा खेल। नहीं 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 हूँ मैं तुम्हारी गंगा माँ। भला कोई अपनी माँ की गोद में कूड़ा कचरा डालकर उसे दूषित करता है? कभी सोचा है आपने मेरे प्रदूषित जल से तरह के बीमारियां हो सकती हैं? कभी सोचा है आपने मैं सैलाब का ऐसा तांडव कर सकती हूँ जिससे पल भर में ही विनाश विनाश विनाश? पर नहीं, मैं माँ हूँ तुम्हारी, मैं गरिमा हूँ तुम्हारे देश की, मैं गरिमा हूँ तुम्हारे पूर्वजों की। नदी नहीं, संस्कार हूँ मैं, धर्म, जाति और देश का श्रृंगार हूँ मैं। पर गंगा की बात क्या करूँ, गंगा उदास है। गंगा की बात क्या करूँ, गंगा उदास है। वह जूझ रही खुद से, वो बदहवास है। नाले सता रहे हैं, पर नाले सता रहे हैं। खा के पान थूकने वाले सता रहे हैं। असहाय है, असहाय है, असहाय है, मजबूर है, लाचार है गंगा। असहाय है, मजबूर है, लाचार है गंगा। अब हैसियत से अपनी बहुत दूर है गंगा, अब हैसियत से अपनी बहुत दूर है गंगा, बहुत दूर है गंगा। तो देखा भारत माता किस तरह तुम्हारी गंगा विलाप कर रही है। अब तुम भी ऐसे ही बैठ के विलाप करती रहो। मैं भारत माता गंगा मेरी आँखों में बहती, हिमालयों पे मैं गर्व करती। 125 करोड़ देशवासियों की माँ हूँ मैं। पर पहले अंग्रेजों ने मुझे बंधक बनाया, फिर मेरे वीर सपूतों ने मुझे आज़ादी दिलाई। पर आज़ादी के बाद भी जब मैं अपने चारों तरफ भ्रष्टाचार, आतंकवाद, नारी शोषण, बाल उत्पीड़न, कन्या हत्या, गंदगी ये सब देखती हूँ तो मेरी रूह कांप उठती है। अरे मेरे प्यारे बच्चों, मैं कमल की तरह खिलना चाहती हूँ। सोने की चिड़िया कहलाने वाला ये भारत, आज उसकी ये दुर्दशा। नहीं नहीं, मेरे ही अपने प्यारे बच्चों, मेरे ही अपने भारतवासियों ने गंगा और भारत का ये दुर्दशा की है।
नहीं नहीं हो, तुम मेरे भारतवासी नहीं हो। भला मेरे ही बच्चों ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे ही बच्चों ने। अब भारत माता की लाज तुम ही बचा सकते हो मेरे बच्चों, तुम ही। भारत माता, आप क्यों रो रहे हैं? मेरे प्यारे बच्चे, अब ना रोने की वजह ही क्या बची है, जब मेरे ही अपने प्यारे बच्चों ने, मेरे ही अपने भारतवासियों ने भारत पे ये दुर्दशा कर दी। हम बचाएंगे माँ, हम बचाएंगे आपको इन बुराइयों से। भारत माता सबकी माता, सब मिल प्रणाम करें, सब कुछ करें न्योछावर माँ के चरणों में। हम सब सपूत बनकर माँ का ऊंचा नाम करें, माँ का ऊंचा नाम करें। तो आपने देखा भारत माता कैसे विलाप कर रही हैं, कैसे रो रही हैं, और हम इतने सारे पुत्र यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्या हमें अपनी माता की पीड़ा दिखाई नहीं देती? उनकी जो हम लोगों के साथ प्रार्थना कर रही हैं, क्या वो हमें पुत्र होने के नाते महसूस नहीं कर रहे हैं? अगर हम अपनी भारत माता की पीड़ा को समझ नहीं रहे हैं तो हम भी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकते, क्योंकि हम ज़्यादातर ये समझते हैं कि राष्ट्रभक्ति सिर्फ सरहद पे हो सकती है। क्या ये सही है? क्या अगर हमें राष्ट्रभक्ति करनी है तो क्या सरहद पे ही जाना पड़ेगा? लेकिन मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि सरहद पे तो जान सके पर अपना फर्ज निभाते हैं। सरहद पे तो जान सके पर अपना फर्ज निभाते हैं। स्वच्छता नामक शत्रु से भारत देश बचाते हैं, भारत देश बचाते हैं। तो ये हमारी भारत माता, अगर यहाँ पे हम सभी जितने भी लोग बैठे हुए हैं, अगर हम अपने आप को रोक लें, अगर किसी को नहीं रोक सकते गंदगी करने से, अगर हम अपने आप को रोक लें तब भी बहुत काम हो जाएगा, क्योंकि हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। जय हिंद, जय भारत। जय। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। वरान यानी श्रेष्ठ व्यक्ति, निबोधत इन प्राप्त किया है, इसको प्राप्त करो। उस ज्ञान को, अंतर जगत के ज्ञान को प्राप्त करो। उस ज्ञान को प्राप्त करो, जिस आत्मज्ञान को, जिसको प्राप्त करने के बाद आदमी पूरी तरह से बंधन मुक्त हो जाता है। आज युग पुकारता जाग नौजवान रे, आज युग पुकारता जाग नौजवान रे। मोर्चे संभाल रे संभाल तू कमान रे, मोर्चे संभाल रे संभाल तू कमान रे। आज युग पुकारता जाग नौजवान रे, जाग नौजवान रे, जाग नौजवान रे, जाग नौजवान रे। अनीतियों से जूझने के मोर्चे खुले हुए, पीढ़ियां बिगाड़ने को दुर्व्यसन तुले हुए। अनीतियों से जूझने के मोर्चे खुले हुए, पीढ़ियां बिगाड़ने को दुर्व्यसन तुले हुए। है दुखी समाज और तू बना अजान रे, आज युग पुकारता जाग नौजवान रे। दुर्दशा ग्रसित समाज हाय छटपटा रहा, भ्रष्ट हुआ तंत्र राष्ट्र संपदा मिटा रहा। सिला है न्याय का, मौन है विधान रे। आज युग पुकारता जाग नौजवान रे, जाग नौजवान रे, जाग नौजवान रे, जाग नौजवान रे। हाथ ले मशाल ज्वाल चीर अंधकार तू, संस्कार को निखार काट दे विकार तू।
विजय प्रयाण आज वीर बक्षतान रे। नौजवान रे जाग नौजवान रे, 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 नौजवान रे जाग नौजवान